हरे कृष्णा। हम जी रहे हैं 2026 में, जहाँ तक पहुँचने के लिए मानव सभ्यता ने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया। अचीव करने के साथ-साथ में कुछ चीज़ों को खोया भी। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, जहाँ पे सब कुछ खो के भी सब कुछ पाने का एक नया एक्सपेरिमेंट चालू है। नवानंदग्राम। नवानंदग्राम सिचुएटेड है वडोदरा में, सांधिया विलेज के पास में, जो कि एक वैदिक विलेज। और इस जगह की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जी हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस चीज़ की खोज करने के लिए अपना आधा जीवन दे दिया और जिस चीज़ के बिना पूरी सृष्टि रह नहीं सकती, वही सबसे क्रिटिकल एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है। और ये ऐसा नहीं कि सरकार की कोई योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, कि यहाँ तक बिजली के तार नहीं पहुँच पाए। ये एक सोचा समझा कॉन्शियस डिसीजन है। इसके बारे में ही और मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो मैं सीधा आ गया नंदग्राम, जानने के लिए कि यहाँ पे असल में जीवन कैसा चल रहा है। असल में लोगों ने कॉन्शियसली सिर्फ बिजली का त्याग किया है, कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक जीने का सर्वाइवल मॉडल है, क्या है, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पे भागा चला आया। इसी में हमें और जानकारी देने के लिए, सब कुछ और क्लैरिटी के साथ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान अतुल आनंद प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें समय दिया और ये उचित समझा कि ये जो जीवन शैली का आनंद आप लोग अकेले ले रहे हैं, थोड़ा इसे बाहरी दुनिया तक भी हम पहुँचा सकें। प्रभु जी, सबसे पहला प्रश्न जो किसी के भी मन में आएगा और मेरे भी दिमाग में आया कि ये वैदिक विलेज क्यों? क्या ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कहीं आपको कम पड़ रही थी, कि कहीं ये इंसानियत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, या कोई खास बात कि ये एक वैदिक विलेज आप लोगों ने निर्माण किया, जहाँ पे आप बिना बिजली के रह रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सब कुछ जैसा वैदिक इंस्ट्रक्शन है उसी का पालन कठोरता से कर रहे हैं, तो ये स्पेशल विलेज का निर्माण आखिर हुआ ही क्यों? एक्चुअली प्रभु जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी आता है तो सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है कि आप लोग इतनी तपस्या वाला जीवन और वैदिक विलेज और ये इस प्रकार का ग्रामीण जीवन क्यों जी रहे हैं, जिसमें आपको और ज़्यादा कठिन श्रम है। क्योंकि आज हमारी जो सोसाइटी है, मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये हमको हर प्रकार से कंफर्ट लाइफ दे रही है, फिर भी आप इतनी तपस्या का जीवन क्यों स्वीकार किए, ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं लोग। तो हम यही बताते हैं सभी को, और हम जो खुद भी रियलाइज़ कर पाए हैं वो ये है कि जब तक हम आधुनिक समाज में थे, जैसे यदि मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, तो मेरे पिताजी हीरो कंपनी, ऑटोमोबाइल जो कंपनी है बाइक, उसमें मैनेजर थे। अच्छा। और वो लगभग 2012 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। तो वो जब तक अपने इस जॉब में रहे, तब तक उनका ये एक्सपीरियंस रहा कि जितना भी दिन हम पूरा कार्य करें 24/7, जितना ही पैसा कमाएं, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन ही नहीं था। बहुत कमा रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। फिर उसके बाद उनको भगवत गीता मिली, और जब भगवत गीता मिली, तो जब भगवत गीता में उन्होंने पढ़ा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार। ये हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद बताए हमें कि आधुनिक समाज में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जी। और ये आधुनिक समाज की कमी नहीं है, उल्टा ये उस चीज़ को हटाना चाहता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं गॉडलेस सिविलाइजेशन। और मनुष्य जीवन का अर्थ ही यह है कि हमें धर्म पालन करना है, भगवान की शिक्षाओं को समझना है, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम भगवत गीता पढ़े तो हमें समझ में आया कि ये जितना भी हम कार्य करेंगे, जितना कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो सारे कार्य केवल और केवल एक श्रम है। जैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, श्रम एव हि केवलम। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, हम बार बार उसी चबाए हुए को चबा रहे हैं, पुनः चबा रहे हैं, तो कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इसलिए जब हम सुने कि ये वैदिक विलेज, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा जिस प्रकार का अपना जीवन जिया करते थे, कृष्णा इन हिज नेचुरल लाइफ ही यूज्ड टू लिव इन वृंदावन। प्रभुपाद का एक कोट है जिसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देयर आर नो फैक्ट्रीज, नो कार्स, नो स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स, ओनली द थिंग इज ओनली काउज एंड लैंड। तो सिंपल लिविंग बट पीसफुल। तो इसलिए जब हम ये सुने और यहाँ पे आए तो हमें बहुत एक अलग प्रकार की संतुष्टि लगी। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो आधुनिक समाज में कुछ है नहीं, गॉडलेस सिविलाइजेशन है, लेकिन मेटीरियली भी यदि आपको सुखी रहना है तो विलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। राइट। तो जैसा आपने बताया कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बार बार चबाए हुए को ही हम चबा रहे हैं। हाँ। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में बाहर वही काम रोज करते हैं हर दिन लगातार 24/7 करते हैं, और ये सोच के करते हैं कि इस बार मुझे इससे कुछ प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन मिल नहीं पाती जी। और प्रभुपाद के विचार से और जो आपने बताया उससे मुझे समझता है कि वो जो वॉइड है, जो स्पेस क्रिएट हो गया है मटेरियल लाइफ और हैप्पीनेस के बीच में, उसको भरने के लिए जी आपने यहाँ पे वैदिक विलेज आप चला रहे हैं जी। इसी में एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है और हो सकता है व्यूअर्स के मन में भी है कि क्या ये मॉडर्निटी से भागने का कोई एस्केप रूट है जो यहाँ पे निर्माण किया गया है? एक्चुअली भागने की बात नहीं है, यहाँ पे जो निर्माण किया गया है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक बहुत कड़ा तमाचा है।
मॉडर्न सिविलाइजेशन में अभी आजकल जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम प्रगत हो गए हैं, जी हम पिछड़ा जो जमाना है वैदिक सिविलाइजेशन से और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जी तो ये चीज बताना है उनको कि आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब तक आपके पास में जो भगवान का दिया हुआ तरीका या भगवान का दिया हुआ जो प्रोसेस है वो आप यदि जब तक पालन नहीं करेंगे, अपना मैन मेड या अपना खुद का स्पेकुलेशन लगाएंगे, तो उसमें आप हारेंगे ही हारेंगे। क्योंकि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये भगवान के द्वारा दी गई पद्धति है। तो यदि हम देखें तो 200 से 300 साल में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रगति करके जिस स्तर पे पहुंचा है और अभी जो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो चुकी हैं कितनी सारी, जी उसके कंपैरिजन में जो वैदिक सभ्यता थी वो सेम चलती हुई आ रही। अभी क्या है, मॉडर्न सभ्यता में एक समस्या यह है कि जितना ज्यादा हम सॉल्यूशन कुछ और ज्यादा कंफर्ट लाने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, जी तो पहले के समय में लोग पैदल चला करते थे, करेक्ट, सब लोग पैदल यात्रा करते थे, पद यात्रा करते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी लोकली ग्रोन थी, सब ज्यादा कहीं लेना नहीं पड़ता था उनको। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि ये बहुत श्रम है चलना और दूर तक भी नहीं जा पाता, क्यों ना साइकिल हो, थोड़ा कंफर्ट होगा, जी हम जल्दी भी पहुंच पाएंगे। जी तो साइकिल का इन्वेंशन हुआ, करेक्ट। साइकिल इन्वेंट करके साइकिल से लोग चलने लगे। राइट थोड़ा समय तक चले 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 चले, फिर एक व्यक्ति के मन में फिर से विचार आया कि साइकिल में ना पैडल मारना पड़ता है और थोड़ा कंफर्ट आना चाहिए। बराबर तो और थोड़ा कंफर्ट लाने के लिए चलो बाइक इन्वेंट करते हैं, मोटर लगा देते हैं जिससे कि पैडल ना मारना पड़े, केवल एक एक्सीलेटर देना है, मोटर से चलेगी गाड़ी। तो मोटरसाइकिल आ गई, साइकिल से मोटरसाइकिल। बराबर फिर उसके बाद व्यक्ति सोचा और ज्यादा आलसी बना। अब आलसी कैसे, और ज्यादा हमें कंफर्ट चाहिए और आधुनिक प्रगति करनी है, तो हवा लगती है ना बाइक में, थकान हो जाती है हवा लगने के कारण, तो कार होनी चाहिए और लंबा रूट हम तय कर सकते हैं, तो बराबर इसलिए कार बनाया। ऐसे करते 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 अब कार आई, कार में फिर एसी आई, एसी, फिर कार में अभी धीरे धीरे वो भी आ गया है ऑटो गियर, हाँ। गियर भी नहीं लगाना, इतना आलसी और आलसी बनना है, अभी ऑटो पायलट आ गई है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो एक्चुअली हमको आलसी बना रही है। अब वो आलसी बनने के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। जी। फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप जाके जिम जाइए, कुछ वर्क कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ कीजिए, पैदल चलिए पैदल चलिए करेक्ट, वॉक, मॉर्निंग वॉक कीजिए, सब। तो अल्टीमेटली घूम फिर के वही है। तो ये भगवान की पद्धति ऑलरेडी थी, हमने उसको आर्टिफिशियली अपनी तरीके से बनाने का प्रयास किया और उसमें फिर प्रॉब्लम। अल्टरेशन की जी, तो इसलिए ये जो चीज है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को ये बताना है हमारा उद्देश्य। शिला प्रभुपाद का ये मेन उद्देश्य है। शिला प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि जो वर्णाश्रम एस्टेब्लिशमेंट है जी ये मेरा 50% कार्य है, 50% कार्य Right. बचा हुआ है। क्योंकि ये जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार करना या भगवत चेतना स्वीकार करना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो मतलब इससे एक मुझे समझ में आता है कि जो शहरों का निर्माण हमने किया वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए अननेचुरल है। यस, राइट। और Exactly. जैसा हम पहले से ही जी रहे थे, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में था और हिस्ट्री पढ़ा करता था, तो मुझे एक छोटा सा उसमें लाइन याद है मेरी हिस्ट्री के बुक में कि उसमें लिखा था अ विलेज वाज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। यस, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो इतिहास को दो भागों में बांट देते हैं, वैदिक पीरियड 1, वैदिक पीरियड 2। तो वैदिक पीरियड 1 में उसमें बताया था कि विलेज वाज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, कि किसी भी कार्य के लिए विलेज मैन को अपने गांव से बाहर जाने की बिरलाई का भी आवश्यकता पड़ती थी, Yes. जब कुछ कोई जब तक एकदम सुपर स्पेशलिटी वाला कार्य ना। तो अभी मेरा एक अगला जो प्रश्न आने वाला था उसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया कि कॉन्शियसली हम टेक्नोलॉजी से, हम मतलब ये वैदिक विलेज टेक्नोलॉजी से दूर क्यों गया, हम कहीं ना कहीं लेजी और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मेरे मन में आता है, आप यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 साल से आप यहाँ पे हैं, तो बिना फ़ोन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना मॉडर्न गैजेट्स के आपका जीवन के ऊपर आप क्या अनुभव करते हैं कि बाहर के लोगों में और आप में एक मूल डिफरेंस क्या है? हमसे पूछा जाता था कि जीने के लिए क्या चाहिए, तो कहते थे रोटी कपड़ा मकान। अब बोले रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई। तो आपको क्या लगता है कि आपकी चेतना पे, आपके फिजियोलॉजी पे उसका क्या असर पड़ा होगा? मेरा पहला आंसर होगा कि वी आर सेटिस्फाइड, शांति, पीसफुल। जितना हम ज्यादा अपनी नीड्स बढ़ाते हैं जी उतना ज्यादा उन नीड्स को पूरा करने का एक स्ट्रेस आता है। राइट। जैसे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आप बताया अभी, जी। रोटी कपड़ा और मकान। जी उसके अलावा जो भी नीड्स हैं, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं दे ऑल आर आर्टिफिशियल नीड्स। राइट। तो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में अब ये नीड्स बढ़ती जा रही हैं, आर्टिफिशियल नीड्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, और हमें लग रहा है बाहर से कि हम ये नीड्स को लाके हम अपने आप को और कंफर्टेबल बना रहे हैं, लेकिन मेंटली हमें पता नहीं चल रहा, सटल है वो, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो अंदर से हमें बहुत ज्यादा खोखला कर रही है, जी हमें और ज्यादा स्ट्रेस में डाल रही है। तो इस प्रकार से जब हम ऐसी नीड्स बढ़ाते जा रहे हैं तो अभी कार को मेंटेन करना है, उसकी टेंशन। राइट। तो इसलिए आप देखिए, जिस व्यक्ति के पास में सबसे ज्यादा वस्तुएं होंगी या सबसे अमीर होगा, वो सबसे ज्यादा टेंशन में होगा। एक उसी का उदाहरण लेके श्रील प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप जानते होंगे, जो पूरे ज्यादातर उसने कॉन्कर कर लिया था पूरे वर्ल्ड को। तो एक बार वो भारत में भ्रमण करता हुआ आया। तो भ्रमण करता हुआ वो जब जा रहा था जंगल से, तो एक पेड़ के नीचे उसने एक व्यक्ति को बैठा देखा। तो उस व्यक्ति को जब उसने देखा तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट
जब भी वो कहीं से पास होता था, कहीं से गुजरता था, तो लोग उसको सलाम करते थे, पूरा वर्ल्ड उसको जानता था। तो उसने देखा कि ये व्यक्ति इसने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो उसने पूछा, तुमने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया? तो तुम्हें पता नहीं, मैं बहुत बड़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरे विश्व को अपने मुट्ठी पे कर लिया है, इस प्रकार का मैं व्यक्ति हूँ, तुमने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया? ऐसा। तो उसने पूछा कि तुम इतना ज्यादा सुखी कैसे बने? तो उसने बोला, मैंने इस विश्व में इस देश को प्राप्त कर लिया है, इस देश को कॉन्कर कर लिया है, इतना बड़ा ये बनाऊं। तो उसने पूरा अपना विवरण दिया कि मैं इसलिए बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो उसने बोला, उस व्यक्ति ने, कि तुम्हें इतना सारा कुछ करना पड़ा तुम्हें सेटिस्फाइड होने के लिए, मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये चीज है, मेंटल सेटिस्फेक्शन वो व्यक्ति का ग्रीड जितना कम होगा उससे आएगा। और ये ग्रीड बढ़ती है आर्टिफिशियल नेसेसिटीज जब दिखती है, और ये आधुनिक समाज हमें बढ़ा रहा है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, ये सब इन सब चीजों के थ्रू हमें ग्रीड बढ़ा रहा है हमारे अंदर, ताकि और ज्यादा आर्टिफिशियल नेसेसिटीज हम बढ़ाएं और ग्रीडी हो और स्ट्रेस आए। और फिर इसलिए अब देखिए, जो जितना बड़ा आदमी होता है उतनी ज्यादा उसको नींद की गोली खानी पड़ती है। तो ये है बराबर। इसमें मुझे भी ये समझता है कि मैं भी कभी कभी एग्जांपल देता हूँ लोगों को, कि जैसे जब पहले हमारे घरों में बच्चों को सर्दी होता था या जगड़न हो जाती थी छाती में, तो काढ़ा पिलाते थे जी। फिर उसके बाद में एडवर्टीजमेंट आया टीवी के ऊपर हाँ। कि विक्स पेपर ये आपके बच्चे को दे ममता भरी गर्माहट जी। तो ये प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया, माताओं के दिमाग में बात बैठी कि जब तक मैं अपने बच्चों को विक्स नहीं लगाऊंगी उसको ममता भरी गर्माहट नहीं मिलेगी। जी। तो एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जी। कि हमको एक कॉन्शियस सभ्यता से एक अनकॉन्शियस सभ्यता की ओर ले जाने में। यस। तो प्रभु जी, अगला जो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जब एक मॉडर्न आदमी, मॉडर्न व्यक्ति वैदिक कल्चर के बारे में सुनता है तो उसको लगता है तपस्या, जी। एकदम सख्त जीवन, जी। है ना। और उस सख्त जीवन को आपने और आपके जैसे 18 परिवार जो यहाँ पे भी रह रहे हैं, इन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अपना बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़कर, जिसकी लोग केवल कल्पना करते हैं, जी। है ना। आज मतलब एक आम आदमी सोचता है कि मुझे महीने में अगर मैं 2 लाख रुपए कमाऊँ तो शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जो 2 लाख से 10 गुना ज़्यादा भी महीना कमा रहे थे, और उन्होंने वो कंफर्टेबल लाइफ, जो सो कॉल्ड कंफर्टेबल लाइफ थी, उसको छोड़ के ये वैदिक तपस्या को अपनाया। तो उनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया ये करने के लिए? और दूसरा कि एक तो होता है कि हम चलो कभी कभी इनिशियली स्टार्टिंग फेज में आउट ऑफ एक्साइटमेंट आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारा हमारा जो जोश था वो ठंडा पड़ जाता है। पर यहाँ पे लोग 10 साल, 12 साल, 14 साल यही जीवन जी रहे हैं, तो वो कांस्टेंट मोटिवेशन क्या रहा? पहला प्रश्न कि वो कैसे आए, उनको किसने मोटिवेट किया, किस चीज़ ने? और दूसरा, इस जीवन को कंटिन्यू करने के लिए उनको क्या मोटिवेशन मिल रहा है? जी। तो मोटिवेशन ऑब्वियसली श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं केवल थ्योरेटिकल चीज नहीं है। जी। जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं। कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मनुष्य और पशु के बीच में अंतर क्या है? मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी डिफेंड करता है अपने आप को, भय होता है, और पशु को भी होता है, और रिप्रोड्यूस मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। सामान्यमेतत्, दोनों सामान्य है पशु में और नरों में। लेकिन अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, कौन मनुष्य और कौन पशु? फिर तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी यदि दोनों में सेम है। Right. तो क्यों डिस्टिंग्विश किया है वो अगले पंक्ति में बताते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तेषाम केषाम मनुष्याणाम। धर्म मनुष्यों में अधिक विशेष है, धर्म का पालन, जो मनुष्य पशु नहीं कर सकता। राइट। धर्मेण हीनः पशु भी समान। और यदि कोई व्यक्ति धर्म से हीन हो गया तो वो पशु के समान हो गया। तो जब ये हम बाहर समाज में रहते हुए देखते हैं कि समाज में हम भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, बस अंतर इतना है कि हम थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक खा रहे हैं, थोड़ा प्रोफेशनल 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हैं, उसके लिए हम कमा रहे हैं इतना पैसा, 2 लाख 3 लाख, लेकिन खाना तो सेम ही चल रहा है, वो कुत्ता भी खाता है। फिर हम जब देख रहे हैं कि हम भी सो रहे हैं, पशु भी सो रहा है, लेकिन हम बहुत अच्छा स्लीप वेल गद्दे में सो रहे हैं और पशु नीचे जमीन में सो रहा है। बराबर। हम जब देखते हैं कि हम डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, हमारे बहुत अच्छे वो है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हमें डिफेंड करने के लिए सब हमारे पास में वेपन्स हैं, सब कुछ है। पशुओं के पास में उनका नेचुरल क्लॉज है, उनके नाखून है, दांत हैं, वो सब है। फिर हम भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पशु भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अंतर बस इतना है कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पशुओं को नहीं मिलती हैं। तो शहर में रहते हुए हम वही सब चीज कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो जब हम ये सुने तब हमें ये लगा कि फिर भाई मतलब क्या है, हम तो मनुष्य है ना। फिर तो वही है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानम, जो श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, 2 लेगेड एनिमल्स, 2 पैर वाले पशु हैं हम लोग। तो वो चीज हमें बहुत इंस्पायर की कि भाई ये तो सही बात है, धर्म का पालन हमें मनुष्य पशु से अलग करेंगे। कौन व्यक्ति पशु बनना चाहता है? यदि हम किसी को पूछें भाई तुम पशु बनना चाहते हो क्या, तुम कुत्ते हो, यदि किसी को हम कुत्ता बोलते हैं तो उसको गाली लगता है, लेकिन एक्चुअली यदि देखें तो हम सब आधुनिक समाज में कुत्ता वाला जीवन ही जी रहे हैं। तो इसीलिए वो धर्म का पालन,
जी। वो कहाँ हो सकता है? ऑब्वियसली शहर में भी हो सकता है, क्योंकि भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो प्रणाली है, ये जो सेटअप है, भगवान ने जो करके दिया है, ये एक बहुत ही अच्छा सेफ नेट है, अनुकूल है, फेवरेबल है उस धर्म का पालन करने के लिए। राइट। तो ये चीज़ हमें इंस्पायर की इस प्रकार के जीवन में आने के लिए। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है, मोटिवेटेड कैसे रह पा रहे हैं इतना तपस्यापूर्ण जीवन। जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तपस्यापूर्ण है या वो तपस्यापूर्ण है जीवन। अभी हम यहाँ पे सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, हम अपना खुद का उगाते हैं खेत में अन्न सारा, वो अन्न हम लेते हैं, उसके उस अन्न को उगाने के लिए 4-5 घंटा हर रोज लगता है खेडूत लोगों को, किसान जो है। फिर उसके बाद हम खाना बनाते हैं, और जो अन्न आया उसको पिसवाने के लिए हमारी खुद की चक्कियां हैं, माताएं लोग चक्की पीसती हैं, उससे पाउडर होता है जी। वो पाउडर बन के डेली फ्रेश आटा हम पीसते हैं। तो वो हम करते हैं, फ्रेश आटा मिलता है हमें, वो हम खाते हैं सुकून से, खुद का उगाया हुआ, खुद की मेहनत का, वो मोर सेटिस्फेक्शन इट गिव्स। फिर उसके बाद हम अपना पूरा कार्य जो भी है हमारा, वो खेती का है, वो किसान का, वो सब हम करते हैं। ये हमारा पूरा, और फिर दोपहर में प्रवचन, भागवतम कथा सुनते हैं। गर्मी लगे तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात में यदि गर्मी लगे तो एसी पंखे की जरूरत नहीं, नेचुरल हवा है हमारे पास में, बाहर आ जाते हैं, बाहर सोते हैं तारों को देखते हुए। ये हमारा ओवरऑल शेड्यूल है। अब यहाँ की तपस्या में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, बारिश में कीचड़ ज्यादा है, और ठंडी में तो कोई समस्या नहीं, ठंडी तो दोनों जगह बराबर है, क्योंकि हर जगह स्वेटर पहनना पड़ता है, आनंद आता तो नॉर्मल है। मेनली गर्मी की एक समस्या जी। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसका एक हमारे पास ये फायदा है कि अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यदि हमारे पास उजाला रहेगा तो पूरी रात भर काम करते रहेंगे, अंधेरा हो गया कुछ काम करने का रहा नहीं तो सो जाओ। तो ये हमारा जीवन है। अब इन कॉन्ट्रास्ट इसमें देखें, यदि बाहर का जीवन, तो बाहर के जीवन में व्यक्ति सुबह जाता है, मेरे पिताजी का यदि मैं उदाहरण दूं तो मेरे पिताजी सुबह 8 बजे जाते हैं। ये नेचुरल मिडिल क्लास फैमिली जनरली है सब लोग, तो उनका पूरा लाइफस्टाइल ऐसे ही है। बाहर सुबह जाते हैं 8 बजे, रात में 9 बजे तक काम करते हैं, 8-9 बजे तक। बहुत घर्षण होता है, काम किए थके हारे आए, फिर स्कूल, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, किसी को भी एसी चाहिए तो सोचना भी पड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली वालों को भी एसी लाने के लिए पैसा तो चाहिए, फिर भी लाएगा उसका कुछ भी, हाँ कुछ भी करके चाहिए, तो वो चाहिए। उसके अलावा कहीं घूमने जाना है, पेट्रोल का बिल, सब्जी खरीदना है तो उसके लिए, अन्न खरीदना है तो उसके लिए, हर एक चीज में आपको स्ट्रेस है। तो अब आप बताइए, इधर ज्यादा तपस्या है या उधर ज्यादा तपस्या है? अब आपने जो पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, ये सुन के तो लग रहा है कि वहीं पे हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या है, क्योंकि तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग द बॉडीली डिफिकल्टीज। स्वतः स्वेच्छा से अपनी शारीरिक जो कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, उनको स्वीकार करना। तो वहां पे वो स्वेच्छा से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना कष्ट कर रहा है, पूरे दिन रात पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे से कितना कुछ, उसके अलावा फिर वहां पे कितने सारी और भी समस्याएं हैं, क्रिमिनल, अभक्तों का संग, ये सब। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या कितने कष्ट हैं? गर्मी ज्यादा है, उसके लिए हम पेड़ के नीचे हैं, समस्या नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसकी जगह दोपहर में हम जल्दी सो जाते हैं, शाम को हेल्दी जीवन। तो तपस्या एक्चुअली नहीं है इन शॉर्ट। लेकिन यदि आप तपस्या कहते भी हैं इसको, तो तपस्या मनुष्य जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म पालन करना मनुष्य जीवन का अंग है, तो वो धर्म के अंतर्गत तपस्या बहुत आवश्यक है। यदि किसी भी व्यक्ति को, जो मनुष्य है, वो डेफिनेटली ये सोचेगा, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक मनुष्य जो है, उसके मन में स्वतः विचार आता है कि मैं क्यों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे मैं दुख भोग रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं, करेक्ट। तो भगवान की दी गई जो प्रणाली है, वर्णाश्रम प्रणाली, ये प्रणाली में ये जो मनुष्य के क्वेश्चन हैं, इसके स्वतः आंसर मिलते हैं डायरेक्टली। कैसे? जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है यहाँ पे वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत, तो वहाँ पे कष्ट होते हैं, खेती करना है, फिजिकल कष्ट। और हम इस भौतिक जगत में आए क्यों हैं? शास्त्रों के अनुसार यदि देखें तो इस भौतिक जगत में आने का कारण है कृष्ण से द्वेष, भगवान से द्वेष, करेक्ट। तो हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं, और जितना ज्यादा हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रयास करेंगे करने का, उतना ज्यादा हम नीचे गिरेंगे। इसलिए भगवान के ऐसी प्रणाली बनाई है, वर्णाश्रम प्रणाली, जिसमें आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कम, तपस्या ज्यादा, कंट्रोल कंट्रोल, वो आपको फिर गॉड रियलाइजेशन के तरफ खींचेगा। राइट। तो अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया प्रभु जी, मुझे समझ में इतना आया कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो प्रिंसिपल है, उसको आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जी रहे हैं, बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी को जी रहे हैं, और खुशी खुशी कई सालों से जी रहे हैं। और यहाँ पे रहने के कारण मुझे लगता है कि वातावरण एक ऐसा है कि इतना यहाँ पे हरियाली, ग्रीनरी, और खाली जो आपने बोला कि हाँ थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो सो कॉल मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वहाँ पे हम 24 घंटा, 7 दिन, 365 दिन पूरे, जब तक पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, इससे ज़्यादा गर्मी सहते हैं। ठीक है, मटेरियल लाइफ की गर्मी को हम सहते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो ठीक है, बाकी सब आपने जो बोला वो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ व्यूअर्स का ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशिएंसी, कि ये जो आपका ग्राम है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए कुछ वक्त में, कुछ सालों में। और आपको अभी भी मुझे लगता है कि आप 50% से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट ही हैं। आपके पास हैंडलूम है, जहाँ पे आप लोग अपना कपड़ा स्वयं बना रहे हैं, आपके पास आपका खेती है, आपके पास सारी ज़रूरतों की चीज़ों को आप ग्रो कर रहे हैं, और कुछ ही चीज़ों के लिए आप बाहर जा रहे हैं।
लेकिन ये जो मॉडल है ये इकोनॉमिकली कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ठीक है आपको अपने विलेज के अंदर पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको डील करनी है बाहर, छोटी-मोटी चीज़ें तो डील करनी पड़ती होंगी। जी। तो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट कैसे होता है यहाँ पे? वो इकोनॉमी कैसे मैनेज हो पा रही हम यहाँ पे जो अन्न उगाते हैं है? जी। और वो अन्न जो एक्सेस होता है, कुछ भी जो उगा हुआ चीज़ है, जैसे हल्दी है, गुड़ है, उसको हम बाहर बेचते हैं। अच्छा। उससे भी कुछ हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता है, हुँ। ऐसा। लेकिन हमारा जो प्रॉपर गोल है, वो गोल ये है कि नो पेपर मनी। ओके। हम पेपर मनी के ऊपर कंप्लीटली उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो जैसे पहले होता था, जैसे आप बताइए कि व्यक्ति कुछ भी चीज़ अपनी बाहर बहुत ही रेयरली जाता था, एक गाँव के बाहर भी, क्योंकि उसी गाँव के अंतर्गत जो भी आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो जाती थी। अभी समस्या ये है कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है यहाँ पे, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, और इसीलिए क्या होता है कि आपको एप्पल खाने की इच्छा है तो हिमाचल से आएगा, कीवी खाने की इच्छा है तो न्यूजीलैंड से आएगा। तो ये चीज़ में क्या होता है कि हम किसी ना किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वो डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है कि कुछ भी क्राइसिस यदि किसी भी दुनिया में की जगह पे आई तो पूरा विश्व हिल जाएगा, क्योंकि सेंटर ग्लोबल है, लोकल नहीं है। राइट। तो ग्लोबली इकोनॉमी चल रही है, इसीलिए कहीं भी, जैसे अभी रिसेंटली अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, इसराइल, तो उस कारण से पूरे देश हिल गए। क्रूड ऑयल कहाँ से आएगा, क्रूड ऑयल कहाँ से आएगा, करेक्ट। तो ये चीज़, क्योंकि हम हर जगह हर तरफ से उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, करेक्ट। हमारे जो गुरु हैं वो हमें उदाहरण देते हैं कि इवन आटा भी पीसना है तो हम चक्की बाहर जाते हैं दुकान में। अब वो उसमें भी हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक के अंतर्गत हम लोग डिपेंडेंट हैं। कैसे? जो आटे की चक्की की मशीन है उसमें एक नट बोल्ट भी यदि आप देखें तो लोहा कहीं पे बन रहा है, ठीक है, और वो लोहे को करने के लिए कहीं दूसरी जगह पे चलता है, फिर वो लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो हर चीज वो कनेक्टेड है। क्रूड ऑयल है, उससे वो सब जो भी बन रहा है सब कुछ, पेट्रोल या केरोसिन जिससे चलती है वो मशीन। तो हर एक चीज यदि आप देखें तो हर एक वस्तु में हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, बहुत लंबी चेन है। वहीं आप इसको देखें यदि हमारे फार्म में या वैदिक विलेज में, तो एक रोटी बनाने के लिए केवल खेत से अन्न आया, उसको चक्की में पीस लिया गेहूं को, और लकड़ी का पट्टा है या बेलन है उसमें बेल लिया, कहीं भी मॉडर्नाइज चीज नहीं आई, उसको बेल लिया और उसको बना दिया और खा लिया। तो ये एक चीज है कि हम ग्लोबलाइज्ड बहुत ज्यादा होने के कारण हम लोग कभी भी कुछ भी हो सकता है क्राइस। ऑन द अदर हैंड यदि कुछ भी हो जाए पूरे जगत में, यहाँ पे हमें समस्या नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि हमारी लोकल इकोनॉमी है। लोकल इकोनॉमी। बाहर कुछ भी हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए जब कोविड का समय था तो बहुत मारामारी हुई थी। मैं उस समय तमिलनाडु में था, सेलम में। तो हम लोग देखे इस्कॉन मंदिर में भी, जहाँ भी हम लोग बाहर से आश्रित हैं, तो वहाँ पे हमें खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन था हर जगह। कहाँ से आप खरीदेंगे, क्या करेंगे? तो उस समय यहाँ पे ज्यादा समस्या नहीं हुई। यहाँ पे हमारा खुद का अनाज था सब कुछ था, तो ज्यादा समस्या हुई, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से डेफिनेटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उतनी जितनी समस्या नहीं हुई जितनी बाहर हुई। हाँ, ये मेरा अगला प्रश्न इसमें यही होने वाला था। अच्छा, कोविड आपने कैसे बिताया? क्योंकि मैं भी कोविड के समय मुंबई में था और हालत सच में बहुत टाइट थी लोगों की। भगवान की कृपा तो थी, हमने तो सुगमता से किसी तरीके से बिता लिया, लेकिन ऐसे हमने दृश्य देखे जहाँ लोगों ने परेशान होकर परिवार सहित करना ज़्यादा आसान समझा, बजाय इसके कि वे थोड़ा सा कष्ट लेके जी पाए। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे इंसान झेल रहा है, और जिस चीज़ के लिए वो दिन रात काम कर रहा है वो एक्चुअली जो आपने समझा है कि किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो बदले में किसी और पे डिपेंडेंट है, और वो बदले में किसी और पे डिपेंडेंट है। और जैसा ये इजराइल का जो वॉर अभी ईरान का चला, तो ये भी हमको एक बहुत अच्छा सेटबैक के जरिए हमको मैसेज दे रहा है कि किस प्रकार बाहर पे डिपेंडेंट रहना खतरे से खाली नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका भी एक जो वक्तव्य है कि मेड इन भारत मेड इन भारत करिए, लोकल को वोकल करिए, तो उसका भी एक उत्कृष्ट एग्जांपल है मैं आपने इस विलेज में देख पा रहा हूँ। और ये सही बात है कि अगर हम बाहर हैं तो हमको तो अगर सिर्फ नमक रोटी भी खाना है तो नमक भी बाहर से आएगा और रोटी भी बाहर से हमको जाके लानी पड़ेगी। पर अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स भगवान न करे हो जाए तो यहाँ पे उसका कोई असर खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को पेपर मनी से बहुत हद तक इस पूरे ग्राम को दूर रखा हुआ है और हर चीज़ आप यहाँ पे खुद ही ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है सिस्टम है कि किस प्रकार सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो, और वो भी लोकल सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। और उसके अलावा अभी हम देखें यदि, तो हमारा शरीर जो है ऐसा बताया गया है कि यथा अंडम तथा पिंडम जिस प्रकार का ब्रह्मांड है, अंड है, उसी प्रकार का पिंड होता है। तो इसलिए जब हम जिस जगह पे जन्म लेते हैं तो शरीर जो है होता है उसी प्रकार के वातावरण में ढलता है। जब हम शरीर को किसी और वातावरण की चीज पहुंचाते हैं तो वो शरीर को नुकसान करती है। तो ये जो हम ग्लोबलाइज्ड डिपेंडेंसी जो हमारी है, अब जैसे किसी व्यक्ति को कुछ और फ्रूट खाने की इच्छा होती है तो वो इच्छा जो है भले ही हो, क्योंकि ग्रीडीनेस है अभी, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो लोकल चीज के लिए है। बराबर। तो इसलिए जब भी ऐसा बताते हैं कि इस चीज से स्पिरिचुअली भी हमें फायदा ये होता है कि हमें ग्रीडीनेस जो जिह्वा वेग है वो कम होता है। जो यहाँ पे लोकली उग रहा है उसमें संतुष्ट। गेहूं नहीं उगता, सपोज यहाँ पे उगता है, लेकिन यदि नहीं उगता कोई बात नहीं, चावल, और वो चीज जो हमारे बच्चे आएंगे जो यहीं पे जन्म लेंगे उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा।
राइट, ये जो आपने बात बताई इससे मैं भी रिलेट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में एक बार एक बड़े ही अच्छे और वेल एक्सपीरियंस्ड 90 प्लस एज था, वे आयुर्वेदिक आचार्य थे जी और बहुत ही उनका नाम है मुंबई में। तो उनसे भी मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे बेसिकली मैं किसी समस्या के उनके पास गया था, तो उन्होंने यही बात मुझे समझाई जी कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मुंबई में। जी तो बोले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? हमने कहा खारी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, टोस्ट खाते हैं। वो सब किससे बन रहा है? मैदा से बन रहा है। मैदा किससे आ रहा है? तो गेहूँ को, आटे को ही किसी तरीके से फ़िल्टर करके मैदा बना रहे हैं। सोचा यहाँ पे मुंबई में ग्रो होता है क्या गेहूँ? मैंने कहा नहीं, मुंबई में तो ग्रो नहीं होता। बोले फिर आप नहीं खा सकते। हाँ क्योंकि जी जो चीज़ आप जहाँ रहते हैं उस वातावरण में जो चीज़ नेचुरली ग्रो होती है, उसी से आपकी बॉडी रिजोनेट करती है। जी आप कहीं और का कुछ खाएँगे, आप मुंबई में रह के अगर आप नॉर्थ इंडिया का डाइट फॉलो करेंगे, जी तो डेफिनिटली बीमार गिरेंगे। जी उसी प्रकार हम साउथ में जाते हैं तो चावल मुख्य डाइट है। अगर हम ईस्ट में ओडिशा साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी चावल मुख्य डाइट है। जी तो लोग वहाँ पे चावल खा रहे हैं, चाहे और उनको चावल खाना डायबिटीज़ हो जी पसंद भी करते हैं पसंद भी लोग। कर रहे हैं और वो खा रहे हैं दबा के, चाहे कोई भी उनको बीमारी नहीं होती। लेकिन जी जब हम कहीं और जाके चावल वही दबा के खाना शुरू करेंगे तो हम अवश्य बीमारी देने लग जाएंगे। जी तो ये बात भी बहुत ही एक रिजोनेट करती है कि हाँ, हम जहाँ आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप जो ग्रो करके जो खा रहे हैं उससे आपको मिनिमम डिसीज होने के कोई चांस होंगे, जी क्योंकि एक तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, कोई उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं, और दूसरा नेचुरल जो लोकली ग्रो है वो आप खा रहे हैं। जी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु जी, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोकली यहाँ पे डील नहीं कर सकते, तो क्या सिस्टम क्या है उसके लिए? अभी के लिए तो हम हमारे पास में जो लोकल हॉस्पिटल है पास में जी नियर बाय हॉस्पिटल, उधर हम लोग कंसल्ट करते हैं। जी उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अच्छा क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोग ट्रस्ट बेस्ड हैं। जी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू हमें कई सारी गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं और फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि कुछ बहुत बड़ी समस्या जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं, ट्रस्ट हेल्प करता है हमारा। अच्छा तो अभी तो ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे इवन प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी, ये सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोकली हमारे गांव में ही, जैसे पहले के समय में थाया हुआ करती थी, वो डिलीवर करती थी लोकली, जैसे नॉर्मल डिलीवरी। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहीं पे कर सकें, वो अभी प्रयास चल रहा है, अभी पूरी तरीके से हम लोग उसमें नहीं हैं। अच्छा और आयुर्वेदिक हर्ब्स, जड़ी बूटी, ये सब बनाने का प्रयास है, अच्छा उगाने का। तो उससे हमारी हेल्थ को हमेशा अच्छे रखेंगे, वो सही रहेगा। अगला प्रश्न ये है प्रभु जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नंदग्राम जो आपका ये वैदिक विलेज है, ये असल में किसी फ्यूचर के बड़े प्रॉब्लम के लिए एक प्रीवियसली सोल्यूशन सेटअप कर रहा है, या ये एक फ्यूचर का मॉडल बन सकता है? सस्टेनेबल लिविंग जो हम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, कि सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए। तो लेकिन ये सब तो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया। बाहर जाके हम देख रहे हैं तो मेरे जेब में किसी और का हाथ है और मेरा हाथ किसी और के जेब में है। मैं सामने वाले की गर्दन उड़ा के अपने ही लोगों का पेट भरना चाहता हूँ, मुझे सामने वाले की समस्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक वेल कनेक्टेड कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जिसको जो स्किल आता है वो सामने वाले को उत्साह से वो स्किल सिखा रहा है, और हेल्प भी एक दूसरे की कर रहे हैं। जी। साथ ही साथ जो भी अभी तक आपने सारा इन्फॉर्मेशन दिया वो सब सुनने के बाद, तो क्या ये एक फ्यूचर का मॉडल आपके हिसाब से बनेगा? यस ऑफ कोर्स। श्रील प्रभुपाद भागवतम प्रथम स्कंद फर्स्ट कैंटो के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि आज का जो समाज है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ या गॉडलेस सिविलाइजेशन हो चुका है। एब्सोल्यूट ट्रुथ को जो ना जानना चाहता है, उस प्रकार का सिविलाइजेशन। और उस कारण से सेंटर जो है सबका, वो अपना अपना ईगो हो चुका है। यदि आप घर में देखें, परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखें, या समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें, या राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, या देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सब अपना अपना ईगो, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राज्य, मेरा देश, इस प्रकार का हो गया। तो जब तक हमारा केंद्र अपना अपना ईगो होगा, तब तक कभी भी शांति नहीं रहेगी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन देयर आर बिग बिग फाइट्स इन स्मॉल पिन प्रिक, छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। तो कारण यह है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने एक प्रवचन में, कि जब हम पत्थर डालते हैं पानी में, तो पानी के अंदर जब पत्थर डालते हैं तो पत्थर जब गिरता है तो उसके आजू बाजू तरंग बनती है, करेक्ट? वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी जब अपना पत्थर डालता है, दोनों पत्थर एक साथ डालते हैं दो व्यक्ति, तो पत्थर गिर के दोनों तरंगे एक दूसरे से टकराती हैं। तो अभी इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है, सब अपना अहंकार या ईगो रूपी पत्थर डाल रहे हैं, और वो तरंगे एक दूसरे से क्लैश हो रही हैं। इस कारण से लड़ाई झगड़ा और टेंशन, ये सब चीजें हो रही हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि ऐसा एक मॉडल हो, ऐसा एक समाज हो, जो ये दिखा सके आधुनिक समाज को कि हमारा सेंटर केवल और केवल कृष्ण है। एक पत्थर केवल, वो एक सर्कल बड़ा, वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरी पृथ्वी एक बन जाएगी। तो इसलिए जो नवनंदग्राम है, ये हमें एक मॉडल है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे मॉडर्न सोसाइटी को एक अल्टरनेट दिखाना है कि देखो भाई, आप लोग जो प्रयास कर रहे हो सुखी होने का, क्योंकि ऑब्वियसली भागवतम भी बताता है, और ये सही चीज है, फैक्ट है, इसमें हम बुराई नहीं कर सकते कि सब सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते तुम सुखी क्यों हो, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सब व्यक्ति सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन न तैहि सुखम वा अन्यद उपारमम वा, उनके पास में सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं सुख का। जैसे प्रभुपाद जी मछली का उदाहरण देते हैं, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उसको सभी सुविधाएं दें, तो क्या वो सुखी रह सकती है? नहीं, बिल्कुल, उसको पानी चाहिए, उसी से वो सेटिस्फाइड रहेगी। राइट। वैसे ही हम मनुष्य, हम जो जीव हैं,
मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, हम सब सुख की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख का प्रयास में इतनी सारी चीज लेने के बाद भी हमारी जो ओरिजिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का दास बनना, वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगा। केंद्र जो मैंने बताया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण होने चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्याएं रहेंगी। तो डेफिनेटली ये जो नंदग्राम फार्म कम्युनिटी है या इस प्रकार की जो कम्युनिटी है, अभी हमारे इंडिया में 4 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के मार्ग निर्देशन में चल रही हैं। एक तो नवनंद ग्राम है गुजरात में, दूसरा भोपाल के पास में भक्ति ग्राम है, तीसरा आंध्र प्रदेश के पास कूर्मा ग्राम है आंध्र प्रदेश में, और चौथा बद्रिकाश्रम फार्म है। अभी वो उतना एक्टिव नहीं है लेकिन फार्म है वहाँ पे। तो ये 4 जगह पंजाब में। तो ये 4 जगह फार्म कम्युनिटीज चल रही हैं। ये डेफिनेटली ये जो फार्म कम्युनिटिज हैं, ये इवन बड़े बड़े लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे भविष्य में, ऑलरेडी अभी हो रहा है, क्योंकि ये दिखाएंगे, जैसे मैंने बताया कि कैसे लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। जैसे आप बोले कि एक व्यक्ति दूसरे जेब में हाथ डाला है, मैंने किसी और की जेब में हाथ डाला है, किसी ने मेरी जेब में हाथ डाला है, और वो क्या है कि जब काम हो गया तो जेब से हाथ निकाल कर तो सब स्वार्थ का जीवन है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे केंद्र कृष्ण है, इसलिए सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। भाई आप आओ, मैं भी आऊंगा, हम दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे ताकि कृष्ण की प्रसन्नता हो सके, सब मिलके। बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु जी, यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि एक अगर कोई मान लीजिए आपके फार्म का हिस्सा बनना चाहता है जी, तो अब मैं अगर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ जी। एक व्यक्ति की दृष्टि से। तो यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है बच्चों के लिए प्रभु जी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि शिक्षा या विद्या का अर्थ क्या है। विद्या ददाति विनयम, विनय द्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। जिन भी पेरेंट्स को, जिस पेरेंट्स को ये चीज याद है, ये पता है कि विद्या वास्तव में मेरे बच्चों को जो देनी है वो क्या है, तो वो वास्तव में समझ पाएंगे कि उसको क्या विद्या देनी है, क्या पढ़ाना है। एजुकेशन मतलब ये नहीं कि केवल एग्जाम पास कर लिया जाए या बहुत बड़ा आदमी बन लिया जाए, बन जाया जाए, ये एजुकेशन है, डिग्री मिले, ये एजुकेशन नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं एजुकेशन लीड्स टू ह्यूमिलिटी, विद्या ददाति विनयम। और वो जो विनय है, हम्बलनेस, वो ददाती, वो क्या देता है? पात्रता, कैरेक्टर। तो अच्छा चरित्र का निर्माण बच्चों का, वो पेरेंट्स का सबसे पहला ध्येय होना चाहिए। एजुकेशन वो है। आज मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ये पूरा बिगाड़ चुका है ये चीज। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धन की मना नहीं किया गया है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई एजुकेशन चाहिए क्योंकि धन चाहिए, तो धन का मना नहीं है, लेकिन पहले आप ये 3 चीज दो इनको, और इन तीनों के आधार पर वो धन कमाए। विद्या से विनय, विनय से जो पात्रता आई है, चरित्र के द्वारा धन कमाए। आजकल क्या है धन कमाने का? बैक, स्टील और बोरो, कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, आप झूठ बोलो, धन कमाओ। वो चीज यदि आप हम अपने बच्चे को सिखाते हैं तो 2 चीज होती है, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रिय। श्रेय मतलब हमारा लॉन्ग टर्म या परमानेंट बेनिफिट, और प्रिय होता है टेम्परेरी बेनिफिट। तो हम अपने बच्चों को यदि इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं तो कम से कम यदि हम मतलब टेम्परेरी बेनिफिट दे रहे हैं ये चीज, यदि हम मॉडर्न एजुकेशन में आपको सिखा रहे हैं तो, लेकिन श्रेय नहीं हो रहा है। उनका अल्टीमेट जो अगला जीवन है, जो उनका पूरा ओवरऑल जीवन है, वो चरित्र निर्माण नहीं होगा। और आप देखिए आजकल के मॉडर्न एजुकेशन में बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। वो तो कहीं कतई नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे खुद के स्कूल में आज से 10 साल पहले मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ 8th स्टैंडर्ड तक, फिर उसके बाद मैं इधर आया। ऐसा तो मैं देखता था इवन 6th स्टैंडर्ड जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5th 6th स्टैंडर्ड वाले, वो टीचर्स को उल्टा जवाब देते हैं। आजकल तो क्या क्या नहीं हो गया, शूट कर देते हैं। तो आप देखिए पेरेंट्स ने यदि डांटा या टीचर ने डांटा तो उन लोगों को जेल हो जाती है। तो किसी भी तरीके से बच्चों का हित करने वाले जो बड़े हैं वो कुछ भी करें तो बच्चों की ज्यादा सुनी जाती है। तो वो चीज आधुनिक समाज में पूरा बिगाड़ दिया है, मतलब एक प्रकार से डिसिप्लिन एक्चुअली में समाप्त हो चुका है। डिसिप्लिन है, कैरेक्टर निर्माण नहीं हो रहा है। तो आप देखिए ये एजुकेशन लेके बड़ा तो हो गया बच्चा, लेकिन वो तो आसुरी स्वभाव का रहा है। और अभी तो मैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग भी है जी, तो मैं देख पाता हूँ कि 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का भी दिल टूट जाता है जी, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जी। और मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे नॉलेज में ऐसे बच्चे रह चुके हैं जो 6th 7th के बच्चे हैं जो घर से भाग चुके हैं। जी, मतलब ये कि एक 6th 7th का बच्चा था और 6th की बच्ची थी, वे घर से पैसा चोरी करके भाग गए। जी, ये मेरे एकदम इमीडिएट इन्फॉर्मेशन में ये बात है। जी, तो ये सब देख के तो बहुत शौक होता है कि एक्चुअली में मैं एजुकेशन जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कहाँ ले जा रहा है। एक मैंने अच्छा किसी व्यक्ति ने मुझे मतलब मैंने वीडियो देखा था तो एक अच्छे व्यक्ति बता रहे थे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है। सो यार टीचिंग अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री। तो इसमें 2 चीज़ें कि पहली बात तो चढ़ नहीं पाएगी, दूसरी बात उसको चढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं, जो आप बता रहे थे कि मछली को पानी से निकाल के बाकी सब दे दिया, वो उसके जीवन में कहीं उसको काम नहीं आने वाला। और आज हम जो एजुकेशन में, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो मुझे मूल रूप से कहीं काम नहीं आ रही खास। जो लाइफ के लिए जो ज़रूरी स्किल है जीने के लिए वो मुझे एजुकेशन ने सिखाया ही नहीं।
ठीक है, Yes. तो आज हम देखते हैं अगर और जो छोटा सीखा- सा खाली उदाहरण जी। कि सिग्नल पे हम रुकते हैं, अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा है जी तो हम भाग जाते हैं। जी तो वैल्यू तो हमारे सिस्टम है ऑब्वियसली हमारे अंदर नहीं डाल पा रहा है, जी क्योंकि आज भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जी लोग निर्माण करा रहे हैं, ट्रस्ट जो है वो वृद्धाश्रम बना रहे हैं, क्योंकि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ रहे हैं। और ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन से उनके पीछे अपना खून पसीना ये सोच के बहाया कि बड़ा होके बुढ़ापे की लाठी बनेगा और ये बुढ़ापे में लाठी लेके मारना लग जी जाएगा। exactly. तो यहाँ पे लेकिन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया कि पहले तो पेरेंट्स को विद्या समझना है, जी। तो अभी वो विद्या समझने के बाद जब हम यहाँ पे देते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे चरित्र का निर्माण सबसे मुख्य, सदाचार वो बताया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम जो एजुकेशन देते हैं उसमें मुख्य रूप से शास्त्रों का अध्ययन और जितना आवश्यक है उतना एकेडमिक कोर्स, जैसे भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बच्चों को इंग्लिश, क्योंकि बाहर से भी डील करना होता है कुछ लोगों बच्चों को, तो इंग्लिश का ज्ञान, फिर हिंदी, फिर गुजराती, क्योंकि हम लोकल जिस भी जगह पे हैं, जैसे कोई आंध्र में है जो फार्म विलेज, उसमें आंध्र तेलुगु सिखाते हैं, तो लोकल लैंग्वेज सिखाना, फिर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, क्योंकि शास्त्र संस्कृत में है, बराबर। बेसिक उसका नॉलेज, और फिर बंगाली, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है इस्कॉन वो बंगाल का हमें गौड़िया संप्रदाय है। तो ये 5 लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज, और उसके अलावा साइंस का नॉलेज, क्योंकि साइंस विज्ञान की आवश्यकता है ये बताने के लिए कि वो कैसे गलत है। तो बाहर का साइंस, जैसे भगवान बोलते हैं, विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा गणित का ज्ञान। तो मतलब ये जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन जो बच्चों को देते हैं, तो उसको बच्चे फिर यहीं पे रेसिप्रोकेट करते हैं। जी मतलब उसका इस्तेमाल यहीं पे फार्म को ही आगे और विकसित करने में काम आएगा, ताकि उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। जी जी हमारा मुख्य ध्येय यही है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो इधर ही रहें, उनका फ्यूचर इधर ही सेट हो, जिससे कि वो सुखी रह पाए और पूरा समाज पे दिखा पाए कि बाहर के बच्चों के कंपैरिजन में, बाहर जो आधुनिक समाज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन में कितना ज्यादा चरित्र के माध्यम से भी और इवन विद्या के माध्यम से भी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब पुस्तक वितरण करता था भोपाल में, तो हम लोग कॉलेज इंस्टीट्यूट से जाते थे, तो इंग्लिश में बात करते थे प्रोफेसर हमसे, तो हम लोग भी उनसे इंग्लिश में बात करते थे, तो वो लोग शॉक हो जाते थे कि हमसे भी अच्छा इंग्लिश में कैसे ये बच्चे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए बाहर जो है आधुनिक समाज में अभी बच्चों का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या उनको पूरे तरीके से ऐसे चेंज कर दिया गया है उनका मन को, कि वो लोग पढ़ाई में भी मन नहीं लगाते। पढ़ता तो कोई पढ़ता नहीं है, किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं है, और इसलिए बोलते तो है कि मैं सीबीएसई ICSE बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनका पूरा चेंज हो चुका है। पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा हो चुका है, बच्चों जो तुम्हें करना है वो करो। माता पिता स्मोकिंग के लिए उनको इंस्पायर करेंगे या उनको इस प्रकार का जीवन। मतलब जो आपने श्लोक के माध्यम से बताया कि हमको विद्या से विनय और विनय से हमारा चरित्र निर्माण होता है, जी तो जो क्रिटिकल स्टेज है चरित्र निर्माण वाला, वो हमारे मॉडर्न एजुकेशन में मिस हो चुका है। जिस कारण एज अ टीचर मैं भी समझ पाता हूँ कि बच्चे सच में पढ़ना ही नहीं चाह रहे, जी बस आ रहे हैं किसी तरीके से आ जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स और टीचर्स पे वो एहसान कर रहे हैं। जी तो आपका भी प्रभु जी मुख्य पूरा एजुकेशन जो है वो यहाँ गुरुकुल में हुआ है? हाँ, मेरा एक्चुअली मैं 8th स्टैंडर्ड तक बाहर के ही, जैसे स्लॉटर हाउस जो पोपा जी बोलते हैं, उसी में स्लॉटर हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मैं इधर आया, गुरुकुल में आया, शास्त्रों का अध्ययन वो सब हुआ। एकेडमिक्स ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो गया था उतना, जितना यहाँ 16 साल की उम्र तक एकेडमिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। जी सर। तो लेकिन वो भी आपके बात से और आपके एक्सप्लेनेशन से झलक रहा है कि सच में वो पूरा जो विद्या विनय और चरित्र का निर्माण था वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा है, और फिर इसी को आप यहाँ पे और आगे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जी प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे एक आखिरी सवाल देते हैं कि कुछ लोग ये जो यहाँ पे आप जीवन शैली जी रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा क्रिटिकल दृष्टि से देख के और इम्प्रैक्टिकल बोल के नकार दें, या कुछ लोगों को लगे कि ये सब हारे हुए लोगों का काम है, जो बाहर युद्ध नहीं लड़ पाया वो हार के यहाँ पे उसने एक ढाल ले ली और वो बचने का प्रयास कर रहा है। तो इसको अगर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर इस प्रश्न को पूरी तरीके से कैसे डिफाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं कैसे? जी, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग हार गए हैं, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो हार गए हैं या बचने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मॉडल जो शिला प्रभुपाद ने बताया, ये पहले से एस्टेब्लिश नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये पहले से ही किसी ने चला के रखा है और हम बस वहाँ पे आके घुस गए और अपने आप कुछ हारे हुए व्यक्ति या बचने का जो प्रयास करता है व्यक्ति, उसकी एक विशेषता ये रहती है कि वो बचता है किसी शेल्टर के अंदर जाके। यहाँ पे जो भक्त आए हैं वो भक्त बचने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि पहले से कुछ एस्टेब्लिश नहीं था, वो शेल्टर बनाने आए हैं यहाँ पे दूसरों के लिए। इससे पहले आप देखिए, जब से 200-300 साल से ये पूरा आधुनिक समाज जैसे ऐसे प्रगत हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जो इस्कॉन ने अभी शुरू किया है। इस्कॉन के माध्यम से गुरु महाराज और जो कुछ अलग अलग भक्त जो कर रहे हैं, वर्णाश्रम स्थापना का जो प्रयास है, वो इससे पहले किसी ने नहीं किया आधुनिक समाज के चलते। तो हमारे पास में, और वो 200-300 साल पहले था वैदिक समाज जो था, तो हमारे पास में उसका कोई क्लू नहीं था कि हमें क्या करना है, हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था उसका कैसे करना है। केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर फेथ और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ करना है, केवल उस मोटिवेशन से आकर यहाँ पर एक कुछ फार्म स्टार्ट करना और कुछ करना, कुछ ना कुछ ऐसा करना, वो बचने का प्रयास नहीं कहलाएगा, उल्टा कुछ क्रांति करने का प्रयास कहलाएगा। बिल्कुल करेक्ट। इसलिए हमारे जो गुरु महाराज हैं, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनका एक प्रवचन है जिसका टाइटल है वर्णाश्रम इनटू अनचार्टेड वाटर्स।
अच्छा। उसमें गुरु महाराज समझाते हैं कि जब कोलंबस समुद्र में यात्रा कर रहा था तो उस समय उसके पास में कोई चार्ट नहीं था प्रिपेयर्ड कि उसको अमेरिका जाना है, वो जगह है। लेकिन वो जब गया और वहां पे कुछ एक आइलैंड दिखा उसको, जो भी दिखा, वहां से फिर उसने अमेरिका की स्थापना की। लेकिन उस समय उससे पहले ऐसा नहीं था उसको कि वो अमेरिका जा रहा है, अनचार्टेड था। राइट। करेक्ट। तो वैसे ही ये वर्णाश्रम का एस्टेब्लिशमेंट भी जो भक्तों ने शुरू किया है यहाँ पर या अलग अलग जगह, वो वर्णाश्रम का एस्टेब्लिशमेंट भी इज इनटू अनचार्टेड वाटर्स। वी डोंट नो क्या होगा। तो ये भक्तों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है एक्चुअली। यदि देखें, जो लोग 2 लाख से भी ज्यादा 10 गुना कमा रहे थे, वो कैसे हारे हुए हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो ये बहुत आपने अच्छा एग्जांपल देकर समझाया कि ये अनचार्टेड है। जी। तो अभी इसलिए उसमें बताते हैं कि अभी हमें कुछ पता नहीं है हमारे बच्चों का एजुकेशन क्या होगा। हाँ, अभी हम बस प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम इतना सक्सेसफुल हुए गुरु महाराज की प्रसन्नता, उनकी कृपा से, प्रभुपाद की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से। तो अभी हम बस ये प्रयास में, अभी कुछ भी पता नहीं। गुरु महाराज बताते कुछ कौन सा मॉन्स्टर आगे निकल के आ जाए हमें कुछ पता नहीं है। कितना कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट आके बंद कर दे, क्या होगा? अब तो हमें जॉब में भी नहीं लेंगे आगे, हमारे माता पिता को कुछ भी हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक वी आर डिफीटेड और समथिंग लाइक दैट, बट हम पूरी तरीके से उसको कुछ नया लाने का गुरु महाराज, हम उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं बाहर के आधुनिक समाज के लिए, ताकि उनको कुछ करने को मिल सके। तो ये एकदम मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि जो जिस प्रकार के लोग भक्त यहाँ पे अपना उच्चतम जीवन शैली का त्याग करके आए हैं, तो उसको हारा हुआ तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बल्कि वो आप जैसा आपने कहा कि एक क्रांति लाने का प्रयास है। जी। तो ये सच में मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा फील होता है जब मैं कुछ दिन यहाँ पे मैंने बिता लिया, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअल में हमारा जो ये मेंटल पीस है, जो मन का शांति है, मन शांति जिसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति को एक वैदिक जीवन शैली से ही मिल सकता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना समय दिया यहाँ पे और बहुत सारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपने इस ग्राम के बारे में हमें समझाया। और बस एक चीज़ है कि अगर कोई यहाँ पे आके कुछ दिन बिताना चाहे, जी, तो क्या उससे कुछ डोनेशन देना या कुछ चार्जेस आपके हैं, कैसे हैं, क्या करते नहीं, वी आर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ऐसा डिमांड नहीं करते जी। इट्स वॉलंटरीली। अच्छा। यदि किसी को करना है तो स्वेच्छा से वो दान कर सकते हैं, लेकिन वो आ सकते हैं, 3-4 दिन रुक सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं एक अलग प्रकार के वातावरण का। तो ये एक चीज़ है, हमारे फार्म में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक केवल हमारे फार्म का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला, हाई थिंकिंग एक्चुअली वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन हमारा एक केवल ये उद्देश्य नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हों, केवल ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमसे भी आगे कई सारी इवन कंट्रीज भी हैं। आप जैसे सुने होंगे क्यूबा कंट्री है, वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे सेल्फ सफिशिएंट, वो लोग खुद उगाते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, से कई सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्णा कॉन्शियस सेल्फ सफिशिएंसी। जो भी कार्य करें, जैसे आपने देखा होगा हमारे फार्म के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मुख से कृष्ण नाम और हाथ से काम, केवल हाथ से काम नहीं। बराबर। तो हेल्दी जीवन और साथ में कृष्णा कॉन्शियस जीवन। राइट। तो जो भी व्यक्ति आना चाहे रुक सकते हैं, अलग वातावरण का अनुभव कर सकते हैं, और दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो व्यूअर्स के लिए भी, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। आने के लिए आपको बस अपने किसी भी नज़दीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और एकता नगर उतरना है। एकता नगर, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो आपको एकता नगर आना पड़ता है। बहुत सुंदर सा स्टेशन है और वहाँ से रिक्शा लेके आप सीधा आ सकते हैं सांधिया विलेज। हरे कृष्णा फार्म आप बोलेंगे तो सारे रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को ऑलरेडी इसका आइडिया है। साथ ही यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर पाएँ अगर आपको आना हो तो। और यू मस्ट ट्राई, एक बार अवश्य आपको आना चाहिए और आके आपको देखना चाहिए कि असल में जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।